जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पीछे के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, जहांगीर के बारे में पढ़े। जहांगीर का पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जहांगीर। हम लोग पढ़े क्या रहे हैं, मुगल पीरियड पढ़ रहे हैं। मुगल पीरियड में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जिसमें हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इन सब की पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और आज हम जहांगीर के बाद कौन सा शासक आता है, कौन सा मुगल शासक आता है, शाहजहां। तो आज हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे की क्लास में शाहजहां के बाद कौन आएगा, औरंगजेब। तो औरंगजेब के बाद कहानी समाप्त, फिर उत्तर मुगल काल आ जाता है। तो अभी हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मुगल पीरियड की पॉलिटिकल हिस्ट्री, मुगल काल की राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग कई एस्पेक्ट में पढ़ेंगे ना, मैंने बताया था आपको पहले ही क्लास में कि कई एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। जैसे संगीत उठाएंगे तो पूरे मुगल शासकों को देख लेंगे, स्थापत्य उठाएंगे तो पूरे मुगल शासकों को देख लेंगे। केवल जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो राजनीतिक इतिहास है, यही अलग अलग शासकों का अलग अलग देखेंगे, क्योंकि इसमें कोई एक दूसरे से कोई कनेक्टिविटी, कोई तारतम्यता नहीं है कि एक तारतम्यता से ही आगे बढ़े, ऐसा कुछ नहीं इसमें है। और आप जैसे साहित्य देखेंगे, स्थापत्य देखेंगे या चित्रकारी, चित्रकला देखेंगे, तो ये चीज़ें जो है एक इसमें एक तारतम्यता है, एक कंटिन्यूटी है। तो इसलिए हम लोग इसको एक क्रम वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ शाहजहां, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। थोड़ा मैंने लिखा है शाहजहां का राजनीतिक इतिहास। अब इसमें देखिए, जहांगीर के बारे में मैंने बताया था कि जहांगीर के पुत्र कौन कौन, खुर्रम और खुसरो। पीछे के लेक्चर में मैं बता चुका हूं, आपको जाके उस क्लास को आप देखिएगा। तो खुर्रम और खुसरो थे। और खुर्रम और खुसरो में खुर्रम कौन था, यही खुर्रम है। शाहजहां का ही नाम, बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। तो शाहजहां का राजनीतिक इतिहास, बचपन का नाम खुर्रम। खुर्रम किसका नाम है, शाहजहां का नाम है। खुर्रम नाम किसने रखा, अब जान ही रहे हैं, जहांगीर। अच्छा, खुर्रम का अर्थ होता है आनंददायक। पीछे के क्लास में मैंने ये बताया था, खुर्रम का अर्थ क्या होता है, आनंददायक। ठीक, तो बचपन का, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। इनका एक भाई खुसरो था, मैंने बताया। अच्छा, उपाधि शाहजहां, इनको नाम तो खुर्रम था, तो शाहजहां उपाधि कैसे मिल गई, कैसे इनका नाम शाहजहां हो गया, इस बात को थोड़ा समझिए। एक बार जहांगीर ने क्या किया कि खुर्रम को भेजा कि जाओ भाई, तुम दक्षिण भारत का कुछ अभियान करना है, जाओ तुम दक्षिण भारत के अभियान में वहां अभियान करके आओ। तो खुर्रम जाता है और दक्षिण भारत का एक सफल अभियान करके लौटता है। तो उसी दक्षिण भारत के एक सफल अभियान के उपलक्ष्य में जहांगीर शाहजहां को क्या उपाधि, खुर्रम को क्या उपाधि देता है, शाहजहां की उपाधि देता है, ठीक है। तो उपाधि शाहजहां दक्षिण भारत अभियान की सफलता के बाद जहांगीर ने दिया, यही मैंने लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, अहमदनगर को मिलाया लेकिन गोलकुंडा नहीं मिला पाया। गोलकुंडा ने केवल अधीनता स्वीकार कर ली तथा गोलकुंडा का प्रधानमंत्री मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया। ये क्या चक्कर है, थोड़ा सा इसको समझिए। मैंने आपको पीछे के क्लास में मैंने बताया था कि शाहजहां ने अहमदनगर को मिला लिया था। किसको, अहमदनगर को। और आगे औरंगजेब किसको मिलाएगा, बीजापुर और गोलकुंडा को, बीजापुर और गोलकुंडा को। इसके बारे में पीछे डिस्कस कर चुका हूं कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये साउथ के राज्य हैं और अकबर उत्तर भारत का लगभग सभी राज्यों को, उत्तर भारत के सभी राज्यों को अकबर ने विजित कर लिया था और दक्षिण भारत के एंट्री गेट पर ही पहुंचा था, असीरगढ़ का किला। उसके बाद वहीं से लौट गए, फिर बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो दक्षिण भारत की शुरुआत यही सब करते हैं, कौन करते हैं, शाहजहां। शाहजहां ने अहमदनगर को मिलाया, फिर आगे औरंगजेब और आगे बढ़ता है, बीजापुर, गोलकुंडा को मिला लेता है। अच्छा,
ये शाहजहां ने अहमदनगर को मिलाया, इसके बाद अकबर ने बीजापुर गोलकुंडा को मिलाया। तो ऐसा नहीं है कि शाहजहां ने अहमदनगर को मिलाया इसके बाद छोड़ दिया बीजापुर गोलकुंडा को। अकबर नहीं, शाहजहां ने अहमदनगर को मिलाया लेकिन गोलकुंडा नहीं मिला पाया। और ऐसा नहीं है कि गोलकुंडा और बीजापुर पे शाहजहां ने कभी आक्रमण नहीं किया, कई बार प्रयास किया बीजापुर, लेकिन उसको मिला नहीं पाया। लेकिन क्या हुआ कि गोलकुंडा ने केवल अधीनता स्वीकार कर ली कि हाँ भाई, मैं तुम्हारे अंडर में ही रहूंगा, लेकिन करूंगा मैं सब अपने मन की, लेकिन तुम्हारे अंडर में रह के कि हाँ ये मुगल बादशाह, मुगल एम्पायर ही है, लेकिन करूंगा सब। तो पूरी तरह से नहीं मिला पाया। कौन? शाहजहां। किसको? बीजापुर गोलकुंडा को। पूरी तरह से कौन मिलाएगा? औरंगजेब। तो बीजापुर और गोलकुंडा को पूर्णतः, तो ये क्वेश्चन आता है किसने पूरी तरह मिला लिया मुगल साम्राज्य में, उससे क्वेश्चन आता है कि बीजापुर गोलकुंडा को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन है? तो औरंगजेब है। अहमदनगर को पूर्णतः मिलाने वाला शासक कौन है? शाहजहां है। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग में रखना है। तो अहमदनगर को मिलाया, गोलकुंडा नहीं मिल पाया, और गोलकुंडा ने क्या की? अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि गोलकुंडा पर शाहजहां आक्रमण करता रहता था लेकिन उसको मिला नहीं पाया। अब गोलकुंडा ने अधीनता स्वीकार कर ली, और गोलकुंडा का एक प्रधानमंत्री था जुमला, मीर जुमला, इसने क्या किया कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण काल, शाहजहां का काल जो है स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण काल है, और जहांगीर का काल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल है। ये क्या चक्कर है? थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, इसको समझिए, अच्छे से समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इतना जानते ही हैं। तो बाबर की क्या स्थिति थी? बाबर 1526 में आया, 26, 27, 28, 29 लगातार युद्ध लड़ता रहा, पूरी जिंदगी युद्ध लड़ता रहा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, लगातार युद्ध लड़ता रहा। युद्ध लड़ते लड़ते 30 में चला गया। तो बाबर की जिंदगी युद्ध में बीत गई। इसको मौका नहीं मिला कि ये साम्राज्य को क्या करे? संगठित करे, कंसोलिडेट करे। ठीक। हुमायूं आता है। हुमायूं कहने को भाग्यवान था, लेकिन जिंदगी भर बेचारा भागता रहा, भागते भागते बेचारा मर गया हुमायूं। तो हुमायूं की ये दशा थी कि भागते भागते मर गया। अब आता है अकबर। अकबर क्या करता है कि पूरे पूरे राज्य को कंसोलिडेट करता है, संगठित करता है, पूरे राज्य को कंसोलिडेट करता है, ऑर्गेनाइज्ड करता है, सेंट्रलाइज करता है अकबर। जैसे इल्तुतमिश करता था किसमें? दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में पूरे राज्य को कौन कंसोलिडेट किया? इल्तुतमिश। ऐबक ने तो केवल झंडा गाड़ दिया था कि ये रहा दिल्ली सल्तनत, लेकिन उस दिल्ली सल्तनत को ऑर्गेनाइज्ड, एकदम सेंट्रलाइज कौन करता है? इल्तुतमिश। तो ठीक इसी प्रकार से बाबर तो मुगल वंश की नींव रख देता है, लेकिन मुगल वंश को पूरा ऑर्गेनाइज, पूरा सेंट्रलाइज कौन करता है? अकबर करता है। इसीलिए मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक होता है वो अकबर को कहा जाता है। संस्थापक तो बाबर है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अकबर है। तो अकबर ने क्या किया कि पूरे राज्य को कंसोलिडेट किया, हर स्तर पे किया कंसोलिडेट। जैसे प्रशासनिक स्तर, फिर विजयों के द्वारा जीत के, फिर मनसबदारी व्यवस्था इसने लाई, उससे पूरे कंसोलिडेट किया। फिर अपनी धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति, फिर राजपूत पॉलिसी, अकबर की राजपूत पॉलिसी बड़ी मजबूत थी, राजपूतों के प्रति उसका बड़ा सम्मान था। तो ये तमाम पॉलिसी ला रहा है, सब लाकर पूरे राज्य को क्या किया? कंसोलिडेट किया। और जब ये मुगल साम्राज्य, अकबर के समय जब ये मुगल साम्राज्य राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से स्थिर हो जाएगा, तब ये आगे, जब कोई चीज स्थिर हो जाएगी, सारा डेवलपमेंट, सारा सब कुछ जब स्थिर, मतलब आप ही हैं यदि आर्थिक रूप से और पॉलिटिकली रूप से स्थिर हो जाते हैं, मतलब आपको टेंशन नहीं है खाने का, रहने का, पहनने का, जहाँ चाहिए तहाँ घूम लीजिए, इस सारी चीज़ों का अगर टेंशन खत्म हो, इतना पैसा आने लगे, तो आप क्या करेंगे? फिर नई नई चीज़ें आप करना चाहेंगे। तो आपके बाद तो वही स्थिति थी कि अकबर तो सारी चीज़ें आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया,
राजनीतिक रूप से मजबूत कर दिया। लेकिन जहांगीर और शाहजहां आगे चल के तब झंडा गाड़ते, किसमें? कल्चरल एस्पेक्ट में। जहांगीर क्या करते हैं? चित्रकला की दृष्टि, चित्रकला में पूरा, तो जहांगीर का काल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल हो गया। शाहजहां का काल स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण काल हो गया। तो बेस तो अकबर ने बनाया, बेस अकबर ने बनाया, और जहांगीर और शाहजहां ने उस पर क्या कर, झंडा गाड़ा। जहांगीर ने किस पे? चित्रकला में, और शाहजहां ने किस में? स्थापत्य में झंडा गाड़ा। ठीक है, तो ये कल्चरल डेवलपमेंट है। जहांगीर और शाहजहां कल्चरल डेवलपमेंट है। ठीक है। अच्छा, अब ये आप सुने होंगे कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ये तो आप सुने ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया, तो इसका मतलब ये नहीं है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि शाहजहां के पास ही मुमताज थी, इनके पिता के पास भी मुमताज थी। भाई जहांगीर के पास नूरजहां तो थी ना भाई, थी कि नहीं थी? थी। उसका ये कारण है कि अकबर ने पूरा राज्य को कंसोलिडेट कर दिया था, तो उसका जो है ये उसमें आगे बढ़ के अपना ताजमहल बनवाते हैं। तो ये नहीं है कि शाहजहां के पास मुमताज थी तो इसीलिए ताजमहल बना, नहीं, उनके पिता के पास भी मुमताज थी, लेकिन उन्हें ताजमहल नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर शाहजहां को पूरा मौका मिलता है कल्चरल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण काल किसका? शाहजहां का, और जहांगीर का चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल। समझ में आ गया होगा बात। अच्छा, अब आगे देखिए, तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू, शाहजहां सिजदा पे वो अच्छा, इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या है मैटर है। अकबर ने बहुत सी प्रथाएं स्टार्ट की थी, अकबर ने, आप जान ही रहे हैं, और बहुत सी प्रथाओं पर क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया। जैसे दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया अकबर ने बहुत सी प्रथाएं स्टार्ट की थी और बहुत सी प्रथाएं बंद कर दी थी। तो बंद क्या किया था? दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, ये सब समाप्त कर दिया था। जजिया समाप्त कर दिया। तो दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, जजिया, ये सब क्या किया? अकबर ने ये सब क्या किया? समाप्त कर दिया। अब कुछ प्रथाएं नई प्रथाएं लागू भी की थी, लेकिन उसके आगे जब शाहजहां और औरंगजेब का आप देखेंगे, अकबर के बाद जब शाहजहां और औरंगजेब को देखेंगे, तो अकबर की जो नीतियां थी, जो अकबर के काल से चली आ रही थी, उसमें शाहजहां और औरंगजेब परिवर्तन करेंगे। कुछ को बंद कर देंगे, कुछ नया लागू करेंगे। देखो कैसे तीर्थ यात्रा कर या पुनः लागू कर देता है शाहजहां, जो कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर क्या किया था? समाप्त किया था। और देखिए, सिजदा व पैबोस समाप्त कर दिया। सिजदा व पैबोस अकबर के समय था। हालांकि सिजदा व पैबोस बलबन के काल से ही चला आ रहा था, अकबर ने नहीं लागू किया था, लेकिन एक प्रथा बलबन के काल से चली आ रही थी, तो उसको अकबर ने भी अडॉप्ट किया था। तो सिजदा पैबोस वही बलबन, ईरान, फारस, ये सिजदा पैबोस वहां की प्रथा है, ईरान फारस की प्रथा है। पैबोस मतलब पैर चूमना, सिजदा मतलब झुक के प्रणाम करना। ठीक, तो अब इसमें आप देखेंगे कि सिजदा व पैबोस समाप्त, यानी कि इस्लाम में आप देखेंगे तो इस्लाम में किसी के सामने झुकना या किसी का पैर चूमना मना है। इस्लाम मतलब इस्लाम के एक अल्लाह और अल्लाह के सबके बंदे, अल्लाह और उसके बंदे सब एक समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। इसमें देखिए सिजदा पैबोस में छोटा बड़ा हो गया इसमें, क्योंकि पैर चूमना है, झुक के प्रणाम करना है। इस्लाम में किसी को झुक के प्रणाम करना क्या है? प्रतिबंध है, प्रतिबंधित है। तो इसलिए जो है ये समाप्त कर दिया गया सिजदा पैबोस, बलबन के काल से ये चला आ रहा था। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पे देखिए कि अब धीरे धीरे देखिए यहाँ पे इलाही संबत की जगह हिजरी संबत लागू कर दिया गया।
इलाही संबत अकबर ने स्टार्ट किया। हिजरी संबत, हिजरी मैंने आपको बताया था 622 AD, जब मोहम्मद हजरत साहब कहाँ गए थे, मक्का से मदीना पलायन हुए थे, तो उसी को हिजरत कहा जाता है। हिजरी संबत तब से स्टार्ट हुआ है, तभी से 622 AD से, ठीक है, मक्का से मदीना पलायन हुए थे। तो अब देखिए इलाही की जगह हिजरी संबत लागू कर दिया। अब देखिए धीरे धीरे जब शाहजहां के बाद शाहजहां और औरंगजेब तक आते आते एकदम कट्टरता रूढ़िवादिता बढ़ रही है। पहले क्या थी कि अकबर के काल तक तो ठीक थी कि उतनी कट्टरता नहीं थी, लेकिन शाहजहां औरंगजेब तक तो आते आते एकदम रूढ़िवादिता कट्टरता एकदम, औरंगजेब भी आगे बहुत चीजें चालू करेगा, नई चीजें चालू करेगा, तो एकदम कट्टरता रूढ़िवादिता एकदम बढ़ जाती है, यानी कि एकदम धार्मिक रूप से कट्टरता बढ़ जाती है कहिए तो, ठीक है। तो इस चीज को अब आगे देखिए, पगड़ी में बादशाह की तस्वीर रखना समाप्त कर दिया शाहजहां ने। पहले पगड़ी में बादशाह की तस्वीर रखी जाती थी अकबर के समय, शाहजहां ने उसको समाप्त कर दिया। तो ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, ये क्या है, कट्टरता का ही तो प्रतीक है। इलाही संबत की जगह हिजरी संबत, तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू, ये क्या है, एक कट्टरता का प्रतीक है। अच्छा, शाहजहां के समय एक यात्री आया था, शाहजहां के समय एक यात्री आया था और उसने देखा कि शाहजहां के समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। उस यात्री का नाम था पीटर, और जब वह अकाल देखा शाहजहां का, तो वह मुंडा हो गया। मजाक कर रहा हूं, उसका नाम ही है पीटर मुंडी। तो शाहजहां के समय एक यात्री आया था, उसका नाम था पीटर मुंडी, और उसने अपने किताब में जिक्र किया है कि जब मैं यहाँ शाहजहां के आया तो बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था। मैंने याद करने के लिए बता दिया कि इसका नाम था पीटर और अकाल देखकर मुंडा हो गया। तो पीटर मुंडी अकाल, ऐसे आपको याद रहेगा। तो अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी, अकाल पड़ा था। अच्छा, शाहजहां ने नहरें भी निर्मित करवाई, कई नहरें निर्मित करवाई, ठीक है। सबसे अच्छा गायक भाई मुगलों में अगर सबसे अच्छा गायक था तो शाहजहां था। इसका राग ध्रुपद, उसका राग एक ध्रुपद करके, आगे मैं जब इसका संगीत बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ध्रुपद करके एक राग, बड़ा प्रिय राग है इसका। अच्छा, पुर्तगालियों से संघर्ष प्रारंभ, इन मुगलों का पुर्तगालियों से संघर्ष प्रारंभ हो गया शाहजहां के काल से। और मैं आपको बताऊंगा जब मेडाइवल मॉडर्न पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि औरंगजेब के समय एक चाइल्ड नाम का अंग्रेज रहता है, उसने बचपना कर दिया था और अंग्रेज उसको पीट कर भगाता है। तो औरंगजेब के समय ब्रिटिश बचपना करते हैं, ब्रिटिशों से संघर्ष जारी होता है औरंगजेब का, और शाहजहां के समय पुर्तगालियों से संघर्ष जारी होता है, यानी कि पुर्तगाली और मुगल शाहजहां के समय से चालू होते हैं संघर्ष, और औरंगजेब और अंग्रेज, इन दोनों का औरंगजेब के समय से, ठीक है, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का संघर्ष औरंगजेब के समय से, पुर्तगालियों का संघर्ष शाहजहां समय से चालू हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। अच्छा, शाहजहानाबाद एक शहर बसाया इन्होंने, पुरानी दिल्ली, शाहजहानाबाद शहर, इसके बारे में जब मैं स्थापत्य बताऊंगा तो पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी बस इतना जानिए आप कि शाहजहानाबाद शहर बसाया किसने, शाहजहां ने, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, शाहजहां व मुमताज से कुल 14 संतान, जिसमें 7 की मृत्यु। तो शाहजहां और मुमताज महल की कुल 14 संतानें थी, इन दोनों से 14 संतानें पैदा हुई, जिसमें से 7 की मृत्यु हो गई, 7 एक्सपायर कर गए, बचे 7। तो 7 में क्या कहानी थी देखिए, 7 में 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, ठीक। पुत्र में चारों देख लीजिए, दारा सिको पहला, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद। और पुत्रियों में देख लीजिए, जहां आरा बेगम, रोशन आरा, गौहन आरा, ठीक है। तो शाहजहां के प्रिय पुत्र कौन थे, प्रिय पुत्र और पुत्री कौन थे शाहजहां के, एक तो दारा सिको उनका प्रिय पुत्र था, दूसरा उनकी प्रिय पुत्री जहां आरा बेगम। तो
हर पुत्र को कोई न कोई पुत्र, कोई न कोई पुत्री किसी को सपोर्ट करती थी। जैसे दारा शिकोह का समर्थन जहां आरा बेगम करती थी, औरंगजेब का समर्थन रोशन आरा करती थी, मुराद का समर्थन गौहर आरा करती थी। अब इन बेचारे भाई साहब का शाह शुजा का समर्थन कोई नहीं करता था। अब क्या कारण है, जाके आप इतिहास की बुक पढ़िएगा, रिसर्च करिएगा, आपके पास समय अगर ज़्यादा होगा तो रिसर्च करिए, जाके देखिए कि भाई शाह शुजा का समर्थन कोई क्यों नहीं किया। अच्छा, शाह शुजा को कहीं कहीं शुजा भी लिखा रहता है, शाह नहीं लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। शुजा भी या शाह शुजा दोनों चलता है, ठीक है। तो अब दारा शिकोह और जहां आरा बेगम ये शाहजहां की प्रिय पुत्र और पुत्री थी, और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे, ठीक। अच्छा, आगे चल के शाहजहां के इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि मुगलों में तो सत्ता के लिए, उत्तराधिकार के लिए तो युद्ध इसके पहले भी होते रहे हैं, लेकिन शाहजहां के पुत्रों में जो उत्तराधिकार का युद्ध होगा वो इतिहास में कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने जानिए, इतना भयंकर होगा। शाहजहां के चारों पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर इतना भयंकर युद्ध होगा कि ऐसा इसके पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। समझ रहे हैं बात? अभी मैं बताऊंगा क्या है मैटर। तो दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद ये इनको सपोर्ट करते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा दारा शिकोह, क्योंकि दारा शिकोह का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो भी बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत दारा शिकोह ने बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया। दारा शिकोह कई महत्वपूर्ण देन है। आइए उसको हम थोड़ा सा दारा शिकोह के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। दारा शिकोह, तो इसकी क्या टाइटल थी दारा शिकोह की? शाह बुलंद इकबाल। एक इसकी उपाधि थी, उस उपाधि का क्या नाम है? शाह बुलंद इकबाल। अच्छा, एक लेनपुर नाम के इतिहासकार हैं, इन्होंने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे मानते थे कि यदि दारा शिकोह बादशाह बनता तो दूसरा अकबर कहलाता, ये दूसरा अकबर होता। क्यों, ऐसा क्यों, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो लेनपुर ने लघु अकबर भी कहा है, ठीक है। अच्छा, कादरी उपनाम से कविताएं लिखते थे दारा शिकोह, जो है कादरी उपनाम से कविताएं लिखते थे। अच्छा, ये कारण क्या था कि कादरी उपनाम से क्यों लिखते थे? क्योंकि यह कादरी सिले से संबंधित थे, कादरी सिलसिले से संबंधित थे। कोई न कोई मुगल बादशाह किसी न किसी सिलसिले से संबंधित हुआ करता था, ठीक है। जैसे आगे औरंगजेब आप देखेंगे तो औरंगजेब जो है नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था, और नक्शबंदी सिलसिला क्या था? बहुत कट्टर था, कट्टर टाइप का था। ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा, अब इसमें देखिए कि अच्छा, दारा शिकोह की पर्सनालिटी, दारा शिकोह शाहजहां का जो है बड़ा ही प्रिय पुत्र था दारा शिकोह, और एक उसकी पुत्री वो भी बड़ा जहांआरा बेगम, ये दोनों ही बड़े प्रिय पुत्र और पुत्री थे। तो दारा शिकोह क्या करता था कि ज्यादातर युद्धों में इसको नहीं भेजता था। किसको? दारा शिकोह को शाहजहां जो है ज्यादातर युद्धों में नहीं भेजता था, ज्यादातर और 3 पुत्रों को भेजता था, औरंगजेब को, शाह शुजा को, इन लोगों को भेजता था। दारा शिकोह को यह अपने साथी रखता था, शाहजहां दारा शिकोह को ज्यादातर अपने साथी रखता था और इसी को उत्तराधिकारी भी बना रखा था। बड़ा प्रिय पुत्र था इसका, शाहजहां का। तो दारा शिकोह शुरू से ही बहुत ज्यादा युद्धों में और प्रशासनिक सेवा में बहुत ज्यादा लिप्त नहीं रहता था। दारा शिकोह का ये इंटेलेक्चुअल टाइप का था। इंटेलेक्चुअल का मतलब समझिए, इंटेलेक्चुअल का मतलब हो गया कि जैसे पढ़ने का, पढ़ाकू, जिसको पढ़ाकू कहते हैं, पढ़ने का बड़ा शौकीन था। अपने नाम से एक लाइब्रेरी, एक अपनी पर्टिकुलर लाइब्रेरी ही खोल के रखा था दारा शिकोह, पर्टिकुलर लाइब्रेरी, और उसमें तमाम किताबें लिखी, तमाम किताबों का जिक्र किया, अनुवाद करवाया, सिर्रे अकबर नाम से अनुवाद कर, तमाम चीजें की। तो इसको देखते हैं, दारा शिकोह बहुत ही इंटेलेक्चुअल था, अपनी लाइब्रेरी खुलवाया। अच्छा, ये काशी के ब्राह्मणों से जाके संस्कृत
और भी भाषाएं, संस्कृत भाषाएं सीखता था, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। ये तमाम चीजें कौन कर रहा है? दारा शिकोह कर रहा। तो ये कितना इंटेलेक्चुअल था और पढ़ाकू था। लेकिन ये बादशाह बन नहीं पाया। बादशाह बन नहीं पाया तो उसका क्या कारण था? क्योंकि मध्यकाल में ना इंटेलेक्चुअल नहीं काम आता है। मध्यकाल में जिसके तलवार में ताकत होती है वही बादशाह बनता है। तो तलवार में ताकत किसके थी? औरंगजेब के। औरंगजेब कहीं न कहीं सैनिक क्षमता उसकी औरंगजेब की ज़्यादा थी दारा शिकोह, क्योंकि दारा शिकोह ज़्यादा युद्धों में बहुत ज़्यादा भाग तो लिया नहीं, अपने पिता के साथ ही हमेशा रहता था और तमाम चीज़ें, प्रशासनिक में भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता था। तो इंटेलेक्चुअल टाइप का था, हमेशा पढ़ना, अनुवाद कराना, काशी के ब्राह्मणों से आके संस्कृत सीखना, फिर हिंदू मुस्लिम की किताबों संबंध में हिंदू मुस्लिम की तुलना करके किताब लिखना, ये तमाम चीज़ें कर रहा है। तो क्या ये युद्ध करेगा? मध्यकाल में क्या सिस्टम था? मध्यकाल में यही था कि जिसके तलवार में दम रहेगी वही शासक बनेगा। तो औरंगजेब कहीं न कहीं इनसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है सैनिक क्षमता के नाते। और आप आगे देखेंगे कि औरंगजेब इनको इतनी बुरी मौत मारता है, बहुत बुरी मौत। किसको? दारा शिकोह को। बहुत ही बुरी मौत इनको देता है। अभी मैं बता रहा हूं क्यों। तो सिर्रे अकबर नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया। सबसे बड़ा मनसब 60,000 मनसब। उस समय मनसब का मतलब ये हुआ कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद, एक प्रशासनिक पद हुआ करता था। तो वो 60,000 का मनसब किसको? यह मनसब के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था जब बताऊंगा तो उसमें सारा डिटेल चर्चा करूंगा, किसने स्टार्ट किया, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। अभी बस इतना जानिए कि मनसब एक प्रशासनिक पद होता है और उसमें भी इसको 60,000 का मनसब दिया गया दारा शिकोह को। ये बड़ा ही 60,000 का मतलब बड़ा पद दिया गया एक तरह से कहिए। अच्छा, इसने सिर्रे अकबर नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया। अब देखिए, उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवा रहा है। ये सब करने का बड़ा इसीलिए इसकी तुलना अकबर से की जाती है कि अगर औरंगजेब बादशाह नहीं बनाता, ये बनता, तो ये दूसरा अकबर कहलाता। क्योंकि देखिए, अकबर ने भी अनुवाद विभाग बैठाया था, ये भी अनुवाद करवा रहा है। अकबर भी सहिष्णु, ये भी सहिष्णु, ये भी सभी धर्मों के प्रति प्रेम भाव रखता था। तो ये तमाम चीजें ये भी कर रहा है, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम की तुलना लेके तमाम किताबें लिख रहा। देखिए, इसकी पुस्तक मज्म उल बहरीन में हिंदू वर्सेस इस्लाम की तुलना की गई। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मज्म उल बहरीन, और इसमें क्या उसने किया है कि हिंदू और इस्लाम इन दोनों की तुलना किया है कि किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है, क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, ये तमाम चीजें लिखा है। तो ये कौन लिखेगा? जो बौद्धिक होगा, जो इंटेलेक्चुअल होगा, जो तलवार और में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रखता होगा, ठीक है। किताबें, और भी किताबें इसने लिखी, सफीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया। ये देखिए किताबें लिख रहा तमाम। अच्छा, इन दोनों किताबों में क्या था कि जो सूफी संत, उस समय के जो सूफी संत थे, उनके जीवन वृत्त का पूरा वर्णन किया है इन्हीं दो किताबों में, सफीनत उल औलिया और सकीनत उल औलिया में, ठीक है। अच्छा, भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद करवाया। ये क्या चक्कर है कि भगवत गीता और योग वशिष्ठ का? ऐसा था कि अकबर, अच्छा, मुगल कालीन साहित्य जो थी, मुगल कालीन साहित्य, उसमें अकबर के समय दो लोगों का बड़ा योगदान है, फैजी और फजल। दोनों भाई थे, फैजी और फजल। किसके पुत्र थे फैजी फजल? शेख मुबारक के पुत्र थे। तो अकबर के दरबार में दो लोग थे, फैजी और फजल। इन दोनों का मुगल कालीन साहित्य में बड़ा योगदान है, फैजी और फजल का, ठीक है। तो अकबर ने क्या, ये दोनों किसके पुत्र थे? शेख मुबारक के। तो अकबर ने क्या किया था कि फैजी को, अकबर ने एक अपना अनुवाद विभाग बनाया था, उसमें फैजी को हेड बना दिया था। फैजी, अच्छा, फैजी को हेड बना दिया और तमाम किताबों का अनुवाद करवाया। अकबर ने तमाम किताबों का अनुवाद करवाया, लेकिन उसमें भगवत गीता और योग वशिष्ठ नहीं था।
तो भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद कौन करवाएगा? दारा सिकोह। लेकिन अकबर इन दोनों को छोड़कर तमाम किताबों का अनुवाद करवाता है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में आप रखेंगे। भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद अकबर ने नहीं करवाया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद किस मुगल शासक ने करवाया? तो दिमाग में आप रखेंगे कौन? दारा सिकोह। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें दारा सिकोह की जो इतनी चीजें ये मैंने लिखा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको पता चल रहा है कि पढ़ाकू टाइप का था। अब बड़ा हर धर्म के प्रति संभाव रखता था। ये नहीं है कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग। देखिए सबको वरीयता दे रहा है। देखिए हिंदू इस्लाम की तुलना कर रहा है, फिर सूफी संतों के जीवन का वृत्त वर्णन कर रहा है। यहाँ देखिए भगवत गीता योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवा रहा है। शेर अकबर नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद करवा, कादरी सिलसिले को मान रहा है। मतलब सारी चीजें एकदम समायोजित तरीके से। इसीलिए इसको दूसरा अकबर भी कुछ लोग कह देते हैं। अगर ये शासक बना होता तो इसको दूसरा अकबर कहा जाता। लेनपुन ने तो कहा ही है कि ये लघु अकबर था। लघु अकबर था क्योंकि किसी को अगर लघु अकबर या अकबर की तरह माना जाए, यानी कि अकबर की तरह वो क्या किया? काम किया, इसीलिए उसको अकबर की तरह माना जा रहा है। ठीक है, शेक्सपियर की तुलना किससे की जाती है? विलियम शेक्सपियर की तुलना इंडिया में। तो जिससे भी, चाहे कालिदास से हो चाहे जिससे हो, तो वो उन्हीं टाइप के काम करेंगे, इसलिए तुलना की जाती है एक दूसरे की। ठीक उसी प्रकार से इसकी तुलना अकबर से इसलिए की जाती है क्योंकि वह अकबर की तरह ही कुछ काम करता है। ठीक है, तो ये तो दारा सिकोह का इतना है। ठीक है, अब आगे अब देखिए, चूंकि दारा सिकोह सबसे बड़ा पुत्र था शाहजहां का, और एक इसकी पुत्री, शाहजहां की एक पुत्री थी। तो वो जो पुत्र और पुत्री, मतलब दारा सिकोह और जहांआरा बेगम, ये दोनों में बड़ा पड़ता था और दोनों प्रिय पुत्र पुत्रियां थी। अब देखिए, तो चूंकि शाहजहां ने दारा सिकोह को ही अपना उत्तराधिकारी बना रखा था, शाहजहां जब बीमार हुआ तो इसने अपना गद्दी संभाल ली। तब इन सबको पता चला, और पुत्रों को पता चला, औरंगजेब को पता चला, लोगों को पता चला। फिर इसके बाद क्या होता है कि उत्तराधिकार को लेकर एक भयानक युद्ध होता है। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर बहुत ही भयानक युद्ध होता है, बहुत ही भयानक। और अंततः औरंगजेब जीत जाता है और दारा सिकोह को इतनी भयानक मौत देता है, इतनी भयानक मौत, बहुत ही बुरी मौत देता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या है। जैसे वार ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का युद्ध, वार ऑफ सक्सेशन। अब जैसे उत्तराधिकार का युद्ध का मतलब यही नहीं हुआ कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसके लिए युद्ध, तो गुट बन जाते थे। तो ये वाला जो उत्तराधिकार का युद्ध है, अगर आपसे पूछा जाए कोई वार ऑफ सक्सेशन, तो जान लीजिए कि यही इसी मुगल की बात की जा रही है ज्यादातर। अगर चर्चा पर्टिकुलर नहीं बताया जा रहा है तो 100% है कि इसी की बात की जा रही है, शाहजहां के पुत्रों के बीच जो वार ऑफ सक्सेशन हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए जैसे बहादुरपुर, पहला युद्ध कहाँ हुआ? बहादुरपुर। देखिए कैसे, थोड़ा समझिए इसको। बहादुरपुर, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये है मान लीजिए नक्शा। ठीक है, अब यहाँ है दिल्ली, यहाँ क्या है, नीचे ही बनाता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ बनाता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ है दिल्ली, ठीक है, और यहाँ है बंगाल। तो बंगाल में कौन था? शाह शुजा। दिल्ली में कौन था? दारा। ठीक, तो पहला युद्ध जो होता है शुजा और दारा के बीच होता है। तो शुजा और दारा के बीच होगा तो शुजा भी यहां से चल देगा, दारा भी यहां से चल देगा। दोनों की मुलाकात यहीं बनारस के निकट हो जाएगी, बनारस के निकट बहादुरपुर में। दोनों की मुलाकात बनारस के निकट बहादुरपुर में हो जाएगी। हालांकि दारा नहीं था, दारा का पुत्र था। यहाँ पे मैंने लिखा है सुलेमान सिकोह, दारा का पुत्र था। तो सुलेमान सिकोह और शुजा के बीच में युद्ध होता है बनारस, और शुजा को बुरी तरह पराजित करता है दारा या सुलेमान सिकोह, और शुजा फिर वापस लौटकर भागकर बंगाल चला जाता है। ठीक, तो पहला युद्ध देखिए अच्छा,
बहादुरपुर फरवरी 1658 में, दारा सुलेमान सिको वह वर्सेस शाह शुजा, वर्सेस कर लीजिए, वर्सेस शाह शुजा पराजित होता है और शुजा बंगाल वापस चला जाता है, बनारस के समीप बहादुरपुर में, जैसा मैंने बताया। ठीक, अच्छा, इसके 3 युद्ध आप देखेंगे, 3 जो उत्तराधिकार का युद्ध हुए हैं, 5 युद्ध कुल हुए हैं, उसमें से 3 युद्ध आप देखेंगे 1658, 1658, 1658, ये तीनों 1658 में और 2 1659 में है। तो अब ये सब मत याद करने लगे, फरवरी अप्रैल जून, ये सब नहीं याद करना, बस इतना दिमाग में रखिए कि जो पहले 3 युद्ध थे 1658 में हुए, दूसरे जो 2 बचे वो 1659 में हुए। ठीक है, तो पहला बहादुरपुर फरवरी 1658 में किसके किसके बीच हुआ? इंडियन के बीच हुआ। शुजा पराजित हुआ, शुजा भाग गया तुरंत बंगाल वहां से। ठीक है, अच्छा, अगला युद्ध धर्मठ। धर्मठ को देखिए, ये उज्जैन के निकट है। अब देखिए धर्मठ का कैसे होता है, धर्मठ किसके किसके बीच युद्ध होता है? धर्मठ का युद्ध, यहां पे रहता है मुराद, ठीक, यहां पे रहता है औरंगजेब, यहां रहते हैं दारा। ठीक, तो औरंगजेब, दारा, और यहाँ पे शुजा, अब जान ही रहे हैं शुजा। ठीक, तो दूसरा का युद्ध धर्मठ का युद्ध है। अब देखिए उसमें क्या होता है, शाही सेना व औरंगजेब व मुराद। तो औरंगजेब क्या करता है कि औरंगजेब मुराद के पास जाता है, मुराद को लपेटता है, फिर औरंगजेब और मुराद मिल के इधर आगे बढ़ते हैं, और इधर दारा की सेना, शाही सेना मतलब जो उस समय जो शासक था, मुगल शासक, उसकी सेना, तो मुगल शासक तो दारा ही था, तो शाही सेना और औरंगजेब व मुराद के बीच यहाँ बढ़ के यहाँ पे आते आते मुलाकात हो जाती है एमपी में, उज्जैन में। ठीक, और यहीं पे भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध में शाही सेना पराजित हो जाती है। ठीक है, धर्मठ, उज्जैन में ही धर्मठ है, धर्मठ, तो शाही सेना पराजित हो जाती है और शाही सेना वहां से वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये उज्जैन का युद्ध हो गया। अच्छा, अगला सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का भी युद्ध, अब देखिए अब यहाँ पे पहुंच गया, उज्जैन तक पहुंच गया है भाई, अब यहाँ से आगरा, अब अगला नंबर कहाँ है? आगरा। तो आगरा के पास तब युद्ध होगा, किसके किसके बीच? फिर दारा और औरंगजेब के बीच होगा, और औरंगजेब दारा को हालांकि पूर्णतः पराजित तो नहीं कर पाता है, लेकिन पराजित कर देता है, और वहीं आगरा में ही अपना राज्याभिषेक करवाता है। औरंगजेब मुगल शासक में पहला शासक ऐसा है कि जो 2 बार राज्याभिषेक करवाएगा, एक बार तो आगरा में करवाएगा, फिर आगे जब दिल्ली जीतेगा तो फिर दिल्ली में करवाएगा, 2 बार राज्याभिषेक करवाएगा। देखिए सामूगढ़ जून 1658, आगरा के पास, दारा और औरंगजेब के बीच, दारा पराजित हो जाते हैं, आगरा में राज्याभिषेक करा था। सर्वाधिक निर्णायक युद्ध है ये, सर्वाधिक, क्योंकि अब इससे क्लियर हो गया था, क्योंकि अब यहाँ कहाँ पहुंच गया है औरंगजेब, कहाँ तक पहुंच गया है? औरंगजेब पहुंच गया है आगरा, अब दिल्ली बहुत दूर नहीं है, यहाँ पे आ गया है औरंगजेब आगरा, अब दिल्ली बहुत दूर नहीं रह गई है। तो ये सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कहा जाता है, सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, फिर आगे खजुआ का युद्ध होता है। ये बेचारे सूजा जो होते रहते हैं, फिर इनको नहीं मानते हैं, फिर ये छटकते कूदते हैं कि चलें फिर, तो फिर अब सूजा और औरंगजेब के बीच में लड़ाई होगी। सूजा यहाँ से चलेंगे, औरंगजेब यहाँ से चलेंगे, मुलाकात यहीं हो जाएगी। कहाँ पे मुलाकात होगी? इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप मुलाकात होगी, और औरंगजेब और सूजा के बीच युद्ध होगा। सूजा पराजित होंगे, फिर भागेंगे वहाँ से। सूजा एक तरह से कई लतखोर टाइप के थे। ठीक है, तो फिर अब आगे देखिए, अब चूंकि औरंगजेब आगरा तक तो पहुंच चुका है, अब अंतिम युद्ध देवराई का मार्च 1659 में अजमेर के पास औरंगजेब और दारा के बीच होता है। यहाँ पे औरंगजेब दारा को पूर्णतः पराजित कर देता है, और पराजित करके इतना बुरी तरह इनको मारता है। अच्छा, पूर्णतः पराजित करता है, दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और दिल्ली पे अपना राज्याभिषेक करवाता है। अब दारा अंततः पराजित हो जाते हैं। अजमेर के पास जो युद्ध होता है, कौन सा युद्ध है? देवराई का युद्ध। तो दारा से 2 बार युद्ध हुआ, देखिए, एक सामूगढ़, एक देवराई, ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट, सामूगढ़ और देवराई वाला। सामूगढ़ में थोड़ा बहुत पराजित होते हैं, देवराई में पूर्णतः पराजित हो जाते हैं, अंततः पराजित हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनको जो है औरंगजेब बुरी तरह इनको बुरी मौत मारता है। कैसे?
इनको पराजित करता है देवराई के युद्ध में। क्या करता है, इनको कैद करता है, कैद करके इनको लाता है और इनको पूरा बदन नंगा करके पूरा एकदम काली पुतवा के पूरा दिल्ली के आसपास पूरे क्षेत्र में इनको नंगा ऐसा घुमाता है। और जब पूरा घुमा लेता है, घुमाने के बाद लाता है, इनका सर कलम करके इनको कहानी इनकी बहुत ही बुरी मौत मारता है दारा सिकोह को औरंगजेब, बहुत बुरी मौत। अच्छा, वहीं आगरा इनको तो मार देता है, फिर अपने पिताजी को क्या करता है औरंगजेब, अपने पिताजी को क्या करता है, आगरा के किले में शाहजहां को क्या करता है, आगरा के किले में कैद कर देता। अपने पिता को क्यों कैद कर रहा है, क्योंकि पिता उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाए थे। किसको बनाए थे, दारा सिकोह को बनाए थे। तो अपने पिता को कैद करता है कहाँ, आगरा के किले में। और वहीं आगरा के किले से ताजमहल देखते देखते शाहजहां भी निपट जाते हैं। ठीक, तो बहुत ही बुरी मौत, सही कहिए तो दारा सिकोह की औरंगजेब ने बहुत बुरी मौत दी। वही जानिए कि इनको घुमाया, काली पुतवाया पूरे दिल्ली। क्यों घुमाया, क्योंकि दिल्ली की जो जनता थी ना, वो दारा सिकोह से थोड़ा प्रभावित थी, थोड़ा उसको एक तरह से कहिए कि उसकी आइडियोलॉजी को थोड़ा बहुत मानते थे लोग। तो ये दिखाने के लिए कि अब इसकी कहानी खत्म है, अब जो कुछ हूँ मैं हूँ, देखिए इनका क्या हाल हो, तुम लोग इनको साथ रहोगे तो यही हाल होगा तुम लोगों का। सब दिखाने के लिए, उनकी कहानी खत्म करने के लिए इनको पूरा नंगा नाचना चाहता है, बाद में इनका सर कलम कर देता है। तो बहुत बुरी मौत देता है दारा सिकोह को। ठीक है, और अंत में अपने पिताजी को भी कहानी वही है, वहीं बगल में आगरा का किला, दिल्ली कब्जा करता है, आगरा के किले में शाहजहां को कैद कर देता है। और शाहजहां बेचारे जो है ताजमहल देखते देखते भी वो भी निपट जाते हैं। तो अब कौन आने वाला है, सबकी कहानी खत्म कर दी है तो कौन आएगा, अब औरंगजेब आएगा। तो इन सब युद्धों के परिणाम स्वरूप औरंगजेब मुगल बादशाह पूरा अंततः पूरा मुगल बादशाह बन जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो अगला शासक कौन है, औरंगजेब, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रह देते हैं शाहजहां से संबंधित। अब औरंगजेब बचा है, इसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, मुगल काल की पॉलिटिकल हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। फिर हम और एस्पेक्ट पढ़ेंगे और पक्ष पढ़ेंगे, जैसे स्थापत्य, जैसे चित्रकला, जैसे साहित्य, ये तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।